हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता है कि वो जो जीएस 3 है वो इंटरलिंक्ड है जीएस 1, 2 और 4 के पेपर से। तो जो आज का टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करूं तो वो टिपिकली जीएस 3 में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। मेंस के एग्जाम में भी आया, डायरेक्ट पूछा हुआ कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्या कंसर्न्स है और क्या इश्यूज है फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। पर सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बिल्कुल सही नहीं है। उसको आपको सोसाइटी से लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं उस टॉपिक को थोड़ा सोसाइटल एंगल जरूर दूंगा इन टर्म्स आगे लेक्चर में जैसे देखेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या। देखो, जो टर्म है ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये 2015 के बाद एकदम से बूम करा। कैसे? देखो, जैसे आप जानते हो कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे अच्छा निमोनिक कोई नहीं देता। सबसे अच्छा निमोनिक वही देते हैं। और 2015 में उन्होंने यही कहा, एक निमोनिक दिया जिसका नाम था जैम। जैम जैम का मतलब जन धन आधार मोबाइल। जैम, जन धन आधार मोबाइल। ठीक है। अब सर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों दिया था? सर देखिए, क्या होता था कि जब सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी ना गवर्नमेंट, जब सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी तो वो इनडायरेक्ट वे में करती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान में गए, आपको सब्सिडी में खरीदना है तो आपको सस्ते में दे देते थे। लेकिन डायरेक्ट वो सब्सिडी बैंक में नहीं आ रही थी बेनिफिशरीज की। एज अ रिजल्ट काफी लीकेजेस होती थी, काफी लीकेजेस होती थी। ह्यूज करप्शन एट बैक एट दैट टाइम। इसको एड्रेस करने के लिए जनधन आधार मोबाइल लेके आए। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यार अब जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स होंगे, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑफ कोर्स आपको पता है, क्योंकि अगर हम ब्यूरोक्रेसी का भी देखें तो काफी करप्शन है लोकल लेवल पे। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया एंड टर्न आउट टू बी क्वाइट सक्सेसफुल। जनधन आधार मोबाइल टर्न आउट टू बी क्वाइट सक्सेसफुल। कैसे, वो आगे देखेंगे अभी आंकड़ों में। अब सर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों जरूरी है? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है पॉवर्टी इरेडिकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। जैसे देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन कैसे होगा? सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन कैसे हो सकता है? पॉवर्टी इरेडिकेशन तब होगा जब इंसान के पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब उसे इनडायरेक्टली लोन मिलेगा। या लोन मिलेगा किससे? नॉट इनडायरेक्ट सोर्सेज से, डायरेक्टली बैंक्स वगैरह से एक अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी लेंडर्स वगैरह से नहीं। ठीक है, फॉर्मल फॉर्मल सिस्टम ऑफ लोन जो है वो अगर प्रोवाइड होगा, इसलिए पॉवर्टी इरेडिकेट होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब क्योंकि अगर पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। वो चाहे एमएसएमई हो सकते हैं, लोकल बिजनेसेस हो सकते हैं, रिटेल हाउसेस हो सकते हैं। ठीक है सर, ये इसका ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। क्या ठीक है, सबको लेके तो आओ, बैंक में कम से कम अकाउंट तो बनाओ। कम अगर बैंक अकाउंट होगा तो इनको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट तो दें। ये था इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जिसमें जैम ने बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अदा किया। क्योंकि जैम में क्या था कि जनधन, जनधन मतलब लोगों का अकाउंट खुलवाया, जीरो जीरो रुपीस अकाउंट खुलवाया उसको कहते थे। ये उसका इनिशियल ऑब्जेक्टिव था। डर, इतनी बात समझ आ गई, बेसिक क्रक्स समझ आ गया फाइनेंशियल इंक्लूजन का। देखो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, financial inclusion means that individuals and business have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs. Simple. Credit. अब अगर जैसे मैंने आपको कहा कि क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि सिर्फ क्रेडिट इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप अगर पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, इन्वेस्टमेंट, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है। आप इंश्योरेंस करवाते हैं, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है। उसके बेनिफिट्स क्या है वो आगे हम देखेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया फाइनेंशियल इंक्लूजन के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। चलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और आरबीआई ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या इनिशिएटिव्स करे जिसकी वजह से ये इंक्लूड हो। सबसे पहले जन धन योजना, जन धन योजना, नेशनल मिशन वॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो लॉन्च इन 2014। आपको कि निमोनिक्स में सबसे ज्यादा आगे कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने दिया और सक्सेसफुल भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे कि बैंक अकाउंट खोलना, एक्सेस टू नीड बेस्ड क्रेडिट, रेमिटेंस एक्टिविटीज को वॉल्यूम्स करा, पेंशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करा। ठीक है, किसके लिए? लो ग्रुप्स के लिए, लो इनके, जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उनके लिए, गांव के लिए, रूरल इंडिया में
उनको अकाउंट खोल के दिया, बेसिकली उनको अकाउंट बेसिकली खोल के दिया। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का मतलब है लोन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। जैसे क्रेडिट कार्ड में हमें एक क्रेडिट एश्योर कर सकते हैं कि कितना पैसा ले सकते हैं, वैसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होती हैं कि आप अकाउंट से 10,000 रुपए ले लिए और बाद में पे कर दिए बैंक को, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी स्कीम जो और लेके आए वो थे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। समझो इस बात को, यार रूरल इंडिया को हम रियल भारत कहते हैं, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रिक एंड मोर्टार के बैंक्स लगे, हर किसी के पास नहीं होगी। दूसरी फाइनेंशियल नॉलेज भी इतनी नहीं है, दूसरी फाइनेंशियल नॉलेज भी इतनी नहीं है उनको। एज अ रिजल्ट स्कीम आई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो थे जो एज अ आपको कह सकते थे मैसेंजर थे। किस चीज के लिए? कि बैंकिंग एक्टिविटीज को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। वो जाते थे, इंफॉर्मेशन देते थे कि कैसे आपको अकाउंट खोलना है, और उसी टाइम कर भी देते थे ऑनलाइन कनेक्टिविटी की वजह से, ठीक है, जियो रेवोल्यूशन की वजह से, कि कैसे आप अपना बैंक अकाउंट खोलें, कैसे सेविंग अकाउंट खोलें, कैसे आप अपनी पेंशन ले सकते हैं, ठीक है, कैसे आप एफडी करवा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट करता था, जो आज के टाइम पे भी है, एक्टिव है काफी। अगर आप बहुत पिछड़े इलाकों में चले जाओगे, ट्राइबल एरियाज में चले जाओ, या छत्तीसगढ़ के इलाकों वगैरह में चले जाओ, झारखंड छत्तीसगढ़, तो आपको ये मिल जाएगा। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आज भी काफी वाइडली एप्लीकेबल है। ठीक, आई होप आपको ये पता चल गया। मॉडल इज वेरी इफेक्टिव where the bank does not have any branch or people are illiterate. Banking correspondents also create awareness about saving and helps in availing loans. Help in availing loans. Informal source of credit आपको पता है एक major source of exploitation, जिसमें आप कह सकते हैं इंटरेस्ट goes as far as 22-23%। लेकिन अगर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बैंक पे है तो वो आपको काफी इफेक्टिव मिलता है। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। पॉवर्टी तो इरेडिकेट हो, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो और सस्टेन्ड ग्रोथ हो सके। नॉट जो सिर्फ शहर में रहते हैं, जब उनकी बात भी हो रही है जो रूरल इंडिया में सेटअप हैं और जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, उनकी भी ग्रोथ हो सके। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है। अब सर ये कुछ और ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन के। नीश बैंक, आपने काफी न्यूज़पेपर में देखा होगा, बात होती रहती है पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक की। पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक अब तो नहीं है, पर आपने न्यूज में जैसे देखा था कि पेटीएम बैंक जो था, पेटीएम अकाउंट जो होता था, वो क्या था? वो पेमेंट बैंक था। अब तो बंद हो गया। पेटीएम जो था वो क्यों बंद हुआ, वो सेपरेट इशू है, कभी फिर और डिस्कस करेंगे। तो पेमेंट बैंक क्या है? पेमेंट बैंक इज सिंपल, बहुत छोटे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड फैसिलिटेट यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, सिंपल। लेंडिंग नहीं करता, बस आपको ये याद रखना है कि ये लेंडिंग पर्पसेस के लिए नहीं शुरू हुआ था। ये नीश बैंक अकाउंट है जहां पे सिर्फ डिपॉजिट्स हो रहे थे अप टू 2 लाख रुपीज। डिपॉजिट का आपको लिमिट प्री में शायद पूछ ले, अप टू 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये पेमेंट बैंक। व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक टिपिकली ओपन गए थे अनसर्व सोसाइटी को सर्व करने के लिए। आप जान के शायद आपको शायद पता हो कि इसका जो 75% ऑफ नेट क्रेडिट है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। 75% ऑफ नेट क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, वुमेन्स है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, इन सबको देने के लिए, अनसर्व और अंडर सर्व सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए ही आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक आया था। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते। अब देखो क्या सक्सेस में कह रहा था कि जनधन काफी सक्सेसफुल हुआ। क्यों? सर आप देख सकते हैं कि 2023 में ये आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। स्टार्टेड विद 17.9 करोड़, नाउ इट इज क्रॉसिंग 50 करोड़, क्रॉस्ड इवन 50 करोड़ इन 2023। तो सस्टेन्ड ग्रोथ है। ये देखिए ग्राफ के आपको अनुसार लग रहा होगा कि सस्टेन्ड ग्रोथ है। मतलब ये स्कीम ने अपना जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का, वो एक तरह से फुलफिल करा और इफेक्टिव वे भी था। लोग आए, काफी लोगों के बैंक अकाउंट खुल भी गए। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जनधन अकाउंट क्रॉस हो गए 50 करोड़ इन 2023 अगस्त। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है सर, तो क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया? हर जगह हो गया, सोचने वाली बात है। क्या ये एक पूरा पॉजिटिव आप कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी है या पॉजिटिव कोनोटेशन की तरफ है कि यार सब कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है।
देखिए मान लीजिए अगर किसी अनसर्व सोसाइटी या किसी इलिटरेट को, मैं बोलूं बहुत ज्यादा, या इलिटरेट बोली या बोली बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उसको अगर मैं क्रेडिट दे भी दूं, फॉर्मल सोर्स से क्रेडिट दे भी दूं, तो क्या इसकी गारंटी है कि वो उस अमाउंट को इफेक्टिवली यूज कर पाएगा? क्या उसके पास वो स्किल सेट है कि वो एक एमएसएमई को खोल पाएगा या एक रिटेल बिजनेस को चला पाएगा? सर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ये देखा भी गया है कि काफी बार जब अनसर्व सोसाइटी को लोन दिया जाता है तो वो टर्न आउट टू बी ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वापस नहीं आता, क्योंकि वो अमाउंट इफेक्टिवली यूज ही नहीं कर पा रहे, वो अमाउंट को कह सकते हैं अप्रोप्रिएट वे में यूज नहीं कर पा रहे। और वो इसका मेजर रीजन है एजुकेशन, इसका मेजर रीजन है एजुकेशन, स्किल सेट। ठीक है, आपको शायद वो भी पता होगा कि अगर हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग है 134, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर जो होता है वो होता है एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अप्रोक्स हमारे देश में है 12.7 ईयर्स, अप्रोक्स रफली 12.7 ईयर्स है। तो इतनी जब, और मीन ईयर्स भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, इलिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, लेस देन उसके पास एकड़ एक जमीन है, वो कैसे इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर पाएगा? बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई चांसेस है कि वो पैसा जो है वो डूब जाए, वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाए। इट्स अ लॉस कि वो इंसान भी डेप में आ गया और बैंक का भी नुकसान हो। ठीक, ये एक मेजर रीजन है। देखिए, लैक ऑफ स्किल्स लिमिट द यूज ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड थ्रू माइक्रो फाइनेंस। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सच एज एजुकेशन हेल्थ आल्सो लिमिट्स द पॉपुलेशन गेटिंग आउट ऑफ पॉवर्टी। अब हमें पता चल गया नहीं यार, सक्सेसफुल तो नहीं है, दो इसका इंटेंशन तो सही है लेकिन इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे इसकी इतनी इफेक्टिवनेस नहीं आ रही। इंटेंशन अभी भी सही है कि इनको फाइनेंशियल सर्कल पे लेके आना है, इनकी मदद करनी है, इनको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन देना है, लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपने लोन दिया, क्या वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है? तो अभी हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग 134 है सर, बहुत पीछे है, क्योंकि एवरेज स्कूल ऑफ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी हमारे यहाँ कम है। वो तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी तो और भी कम है। इवन पढ़े लिखे लोगों में भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। शायद पैसा आपके पास बहुत हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अदल है क्यों ना। और अब मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में लेक्चर की ये सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें तो देखना पड़ेगा, और सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कैटेगरी है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो है वुमेन। अब सर वुमेन का क्या हिसाब है? क्या वो इंक्लूसिविटी में आ रही है? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है? दो हम एड्स देखते हैं, काफी टेलीविजन एड्स देखते हैं कि नहीं यार एसएचजी से लोन मिला है, अब वो अपना रिटेल बिजनेस कर रही हैं, सब कुछ चल रही है, एक दुकान उन्होंने खोल ली है, वो बहुत सक्सेसफुल हो रही है। या फिर काट आजकल काफी बिजनेस चल रहा है, चाहे वो बड़ा पाव हो या कोई भी काट हो, वो आजकल काफी सक्सेसफुल चल रहे हैं। तो क्या ये सही में जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे या जो थ्रू एडवर्टीजमेंट्स है, वो रियलिटी भी है या नहीं है? और देखते हैं। ये देखो कुछ ना रिपोर्ट्स है फैक्ट्स की, इन्होंने कहा है ग्लोबल फिंडेक्स 2021 बैंक अकाउंट ओनरशिप हैज इंक्रीज टू 78%, बट वुमेन आर 13 परसेंटेज पॉइंट्स लेस लाइकली टू यूज देयर बैंक अकाउंट फॉर डिजिटल पेमेंट। मतलब बैंक अकाउंट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट्स के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही, बैंक अकाउंट के थ्रू डिजिटल पेमेंट नहीं हो रही, यानी वुमेन अभी भी टू सम एक्सटेंट कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं है यूपीआई पेमेंट के सिस्टम में। यूपीआई अगर आप देखें इकोसिस्टम पे, वो अभी पूरी फुली इन्वॉल्व नहीं। सेकंड, एक और फैक्ट देखते हैं सर। एक और चीज है कि अ रीसेंट इंस्टीट्यूट बाय सीएफए इंस्टीट्यूट हाईलाइट वुमेन मेकअप ओनली 15% ऑफ मैनेजमेंट रोल्स। अगर मैनेजमेंट रोल्स में वुमेन की कंट्रीब्यूशन या भागीदारी कम है, तो क्या वहां हायर लेवल पे पॉलिसी बनेगी वुमेन को इंक्लूड करने के लिए? नहीं सर। आपको एक और चीज समझनी चाहिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर मैं आपको बोलूं वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वुमेन इसलिए भी इंक्लूड नहीं हो सकती क्योंकि उनके साथ बहुत सारे और एडेड डिसएडवांटेजेस हैं। वुमेन आ नहीं रही वर्क प्लेस में आ नहीं रही, उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है नहीं, पैसे वो की रिक्वायरमेंट है नहीं, पैसे वो अर्न नहीं कर पा रही तो डिपॉजिट कहां करेगी? ठीक है, तो टेक्निकली उसका मनी सराउंडेड इकोसिस्टम में तो कोई भागीदारी है ही नहीं, पार्ट है ही नहीं। एज अ रिजल्ट
जो हमारी वर्कफोर्स है वुमेन की वो भी कम है, वर्कफोर्स ही नहीं है, वुमेन घर पे बैठी हुई है, तो कैसे इंक्लूजन होगा? आपको पता होगा शायद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में अप्रॉक्स 37% है, वेयर एज इन यूएसए इट इज अप्रॉक्स 57%, और इंडिया में 37% है। ठीक है सर, अब ये प्रॉब्लम है, वुमेन भी आ नहीं रही इसमें। इसके रीजंस क्या है? इसके रीजंस क्या? जैसे हमने फैक्ट्स तो पढ़ लिए कि यार 15% ही मैनेजमेंट ऊपर रोल है, तो कैसे उनके लिए पॉलिसी बनेगी, वो यूपीआई पेमेंट इतनी कर नहीं रही, ये सारे फैक्ट्स। अब देखिए इसके रीजंस। सबसे पहला, आरबीआई ने एक पब्लिश करा था व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा कि वुमेन के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे कॉजेस है जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो नहीं पा रहा कंप्लीट। सबसे पहले कैपिटल गैप, डायरेक्ट इसको उठाना है, कॉपी पेस्ट कर देना है अपने नोट्स में, या डायरेक्ट कभी वुमेन के लिए आए कि क्यों बिजनेस नहीं कर पा रही, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं आ रहा, ये पॉइंट सफिशिएंट है। जितनी वुमेन्स का सर्वे हुआ उनमें 3% ऑफ वुमेन सर्वेड हैविंग एक्सेस बैंक लोन्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, मतलब लोन ही नहीं मिल रहा, लोन ही नहीं मिल रहा। हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है पॉवर्टी इरेडिकेशन। पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए आपको पता होता है कि पैसा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक कहावत है, वेल्थ कैन ओनली बी क्रिएटेड थ्रू वेल्थ, वेल्थ कैन ओनली बी क्रिएटेड थ्रू वेल्थ। अब इनके पास वेल्थ ही नहीं आ रही, एक्सेस क्यों नहीं है? सबसे पहले सर, सबसे पहला इनका किस लिए एक्सेस नहीं है लोन का? क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोलेटरल रखने के लिए कुछ नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कोई वर्किंग एनवायरनमेंट का। ठीक है सर। दूसरा, पैट्रियार्कल सेटअप है, पैट्रियार्कल सेटअप है। उन्हें पता है कि आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी अगर बहुत मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट होगा तो वुमेन पे वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, और वो एग्जाम्पल बैंक में भी हो सकता है। वन ऑफ द रीजंस उनके पास एक्सेस नहीं है इसका फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन का। सेकेंड सर, इसमें है विजिबिलिटी गैप, उस पर आता है विजिबिलिटी गैप। सर विजिबिलिटी गैप का क्या मतलब हुआ? विजिबिलिटी गैप का मतलब हुआ सर, वुमेन को ना हम एक स्टीरियोटिपिकल रोल में देखते हैं, यार उनका काम है फैमिली केयर करना, बच्चे को पालना, पति को सर्व करना, इन लॉज को सर्व करना। दे आर नॉट मेंट फॉर फाइनेंशियल बिजनेसेस, दे आर नॉट मेंट फॉर दैट कि आप घर बाहर ना निकलो, आप घर पे काम करो। तो जब ये सिचुएशन है, ये पूरी एक फैमिली की ही एक माइंडसेट ऐसा है, तो वो कैसे इंक्लूड होगी, कैसे अपने आप को इंक्लूड करेगी उस वर्क फोर्स सेटअप में, उस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कैसे अपने आप को ढाले? तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। डेटा, जैसे मैंने डेटा अभी पीछे हमने पढ़ा कि टॉप मैनेजरियल पोजीशंस में सिर्फ 15% वुमेन है, सिर्फ 15% वुमेन है। फॉर एग्जांपल कैसे मैनेजर पोजीशंस? टॉप कॉर्पोरेट्स, जैसे एग्जांपल आप कह सकते हैं इंदिरा नूई है, जैसे पेप्सी की पहले सीईओ थी। तो अब सर टॉप पोजीशन में 15% है। जब इतनी कम वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है तो वहां पे पॉलिसी मेकिंग में डिफरेंस आएगा सर। पॉलिसी मेकिंग कभी भी वुमेन के पर्सपेक्टिव से नहीं होगी, वो हमेशा एक मेल के पर्सपेक्टिव से की जाएगी, क्योंकि डोमिनेंस वहां पर है, वहां डोमिनेंस है। तो जब वही पर्सपेक्टिव नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर पॉलिसी नहीं बना रहा कि क्रच फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो वुमेन क्या करने आएगी? अगर मैं बना रहा हूं कि मैटरनल लीव नहीं होनी चाहिए, तो क्या वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा कॉर्पोरेट सेक्टर पे या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में? ऑफ कोर्स नहीं सर। वहां फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर वहां उसे प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा बाउंड हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले बात करी कि स्टीरियोटिपिकल क्या रोल है कि फैमिली केयर गिवर का ज्यादा रोल है एज कंपेयर टू कि वो फाइनेंशियल बिजनेसेस या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व। ये एक रीजन है। ठीक, तीन हो गए, आगे चलते हैं। अगला है सेफ्टी गैप, अगला है सेफ्टी गैप। सर आपको पता होगा कि दिल्ली इज कंसिडर्ड टू बी अ रेप कैपिटल, दिल्ली इज कंसिडर्ड टू बी अ रेप कैपिटल। सेफ्टी ऑफ वुमेन जिस शहर में नहीं होगी, वहां सर बहुत नेचुरल टिल्ट है कि पेरेंट्स काफी टेंस होंगे अपनी बेटी को बाहर निकालने के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो अपनी वाइफ को बाहर निकालने के लिए, इन लॉज हो या फिर पेरेंट्स हो, वो नहीं निकालना चाहेंगे। वो कहेंगे यार सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, वी डोंट वांट मनी, हम नहीं चाहते कि आप उस क्राइटेरिया पे फॉलो कर जाओ जहां पे कुछ काम ना बने। इन द सेंस सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल करियर के से। और ठीक भी है यार, जब यहां सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप जैसे निर्भया जैसा केस देखते हैं, तो आपके लिए नेचुरली टिल्ट आ जाता है पेरेंट्स के लिए कि नहीं, सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट, करियर आपका बैक स्टेप ले लेगा, कोई बात नहीं, स्लो डाउन योर गियर्स, घर बैठो आराम से, क्योंकि यहाँ सेफ नहीं है। सेफ्टी भी डिटरमाइन करती है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना होगा और कितना नहीं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क गैप।
सर हमारे यहाँ पर है IITs एंड IIMs। अब काफी लोग रेस करते हैं कि यार IITs IIM में ऐसा क्या है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, क्यों इनके एलम को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है मार्केट में। मान लीजिए एक IIT है, IIT में कंप्यूटर साइंस कोई पढ़ रहा है और एक दूसरी यूनिवर्सिटी प्राइवेट में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। हो सकता है बुक सेम हो सकता है टीचर्स की क्वालिटी भी दोनों जगह अच्छी हो, लेकिन एक चीज इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है, वो है नेटवर्किंग। क्योंकि IIT में लोग इतनी आगे तक पहुंच चुके हैं, वो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं IIT का हूं तो मैं कल को कॉल करूंगा यार कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, यार मेरा ना यहाँ मन नहीं कर रहा, मुझे कंपनी चेंज करनी है, जल्दी बहुत जल्दी मिलेगी क्योंकि नेटवर्क बहुत स्ट्रांग। लेकिन ये नेटवर्क वुमेन्स का नहीं स्ट्रांग होता। क्यों? क्योंकि शादी के बाद मोस्टली वुमेन्स माइग्रेट कर जाती हैं दूसरे घर में या दूसरे शहर में। वहां उनका जो लिमिट नेटवर्किंग थी वो तो ब्रेक हो ही जाती, नेटवर्किंग जो है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे यहां पर एक दिया हुआ कि 87% ऑफ वुमेन माइग्रेशन इन मिडिल इंडिया, मैरिज अकाउंट्स फॉर 87% ऑफ वुमेन माइग्रेशन। मतलब मैरिज से 80% माइग्रेशन हो रही है वुमेन्स की। जब माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, वो दूसरे शहर जा रही है यार, और मान लो शादी के बाद उसने 6 महीने का ब्रेक लिया, वांट टू रीस्टार्ट हर करियर, उसने कहा ठीक है यार अब मैं कुछ कॉल करती हूँ अपने दोस्तों वगैरह को, आई विल गेट जॉब। पर यार माइग्रेट कर चुके हैं, वो नेटवर्क शैटर हो चुका है, आज के टाइम पे वो आप टच में नहीं हो। एज अ रिजल्ट जब रीस्टार्ट करने की बारी आती है करियर में तो बहुत ज्यादा अगेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वुमेन को। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन दो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इक्वली रेलेवेंट फॉर अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज नॉट सफिशिएंट इन इट्स नेचर। इट इज नॉट सफिशिएंट इन इट्स नेचर बिकॉज वुमेन जो है वो अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। वुमेन जो है अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, एंड नॉट ओनली वुमेन, नॉट ओनली वुमेन। आप मैंने देखा जैसे इलिटरेट लोग हैं, अभी भी दो फायदा आ रहा है पर अभी एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे इस स्कीम का, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे इस स्कीम का। और अगर आप वुमेन का एक और कॉन्टेक्स्ट देखें तो आपको पता होगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग कुछ अच्छी नहीं है। इंडिया की रैंकिंग है 108 108। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना, एम्पावरमेंट कितना है, एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी आपको पता है वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारा आपको क्रक्स दिया मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर किसी दूसरे लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।